शुरू कर दिया जाए तो सारे झगड़े मिट सकते हैं। एक बार मैंने कुछ विद्वानों से यह पूछा कि क्या देवनागरी में यह ताकत है कि सब भाषाओं का समावेश कर सके लिखित रूप में? उन्होंने कहा देवनागरी में ही ताकत है और किसी लिपि में यह ताकत ही नहीं है पूरी दुनिया में जो सब भाषाओं को वो समावेश कर सके अपने आप। भाषाएं तो लिखी जाती है, मराठी है, इस समय हमारे देश में मराठी भाषा देवनागरी में ही लिखी जाती है, हिंदी तो देवनागरी में लिखी ही जाती है, नेपाली भाषा देवनागरी में, संस्कृत तो लिखी ही जाती है। तो जय दुनिया की बहुत सारी भाषाएं और भारत में चलने वाली बहुत सारी भाषाएं अगर एक साथ देवनागरी में लिखी जाना शुरू हो जाए तो ये ताकत, ये क्षमता एक लिपि में है, दुनिया की दूसरी किसी लिपि में नहीं है। इसका हमें गर्व है, गौरव है, अभिमान है कि सारी दुनिया को हमने ऐसी लिपि दी है जो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है और भाषा ऐसी दी है जो सबसे प्राचीन है और सबसे ज्यादा वैज्ञानिक। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, क्योंकि संस्कृत सबसे समृद्ध भाषा है तो इस भाषा में लिखा गया साहित्य भी सबसे ज्यादा समृद्ध ही होगा। जब भाषा समृद्ध होती है तो भाषा का साहित्य भी समृद्ध होता है। तो संस्कृत भाषा में जितना साहित्य लिखा गया है पूरी दुनिया में शायद ही किसी भाषा में लिखा गया। फिर आप बोलेंगे दिखाई तो नहीं देता, ये दिखाई नहीं देता वो हमारी लापरवाही का नतीजा है और हमसे कई सारी बड़ी भूलें हुई हैं। उनमें से एक बड़ी भूल ये हुई है कि अपने साहित्य को बचाकर हम नहीं रख सके। पिछले 1000 वर्षों हमारे साहित्य का बहुत नुकसान हुआ है पिछले 1000 वर्षों। आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि विदेशी लुटेरों ने जब से भारत में आना शुरू किया तो भारत की संपत्ति को ही नहीं लूटा, यहां के साहित्य को भी लूटा, क्योंकि ज्ञान उसमें भरा पड़ा है। तो हमसे साहित्य की साज संभाल नहीं हो पाई पिछले 1000 वर्षों में, वो काफी कुछ लूट गया। और कई विदेशी आक्रांता तो ऐसे आए जिन्होंने हमारे साहित्य को जला दिया। आपने सुना है तक्षशिला की कहानी? भारत की सबसे बड़ी पुस्तकालय की कितनी दुर्वस्था हुई थी कि उसको जला दिया गया था। और तक्षशिला की पुस्तकों को जला देने के बाद की कहानी यह है कि 6 महीने तक विदेशी आक्रांताओं ने उन किताबों के पन्नों को जला जलाकर अपना पानी गर्म किया था। इतना बड़ा हमारा ज्ञान का भंडार था तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो 6 महीने तक जलता रहा था। 6 महीने तक जलता रहे, कल्पना करिए लाखों करोड़ों पेज रहे होंगे जो 6 महीने तक जले होंगे। तो कई विदेशी आक्रांता और लुटेरे ऐसे आए कि उन्होंने हमारा साहित्य नष्ट किया। कई विदेशी आक्रांता और लुटेरे ऐसे आए जिन्होंने हमारा साहित्य लूट लिया। और कई आक्रांता और विदेशी ऐसे आए जिन्होंने हमारे साहित्य में तोड़ मरोड़ करके उसको ऐसा प्रस्तुत कर दिया कि वो हमको सबसे ज्यादा खराब दिखता है। जैसे वेदों की बात करें, हमारे जो मूल वेद है ना, वो भारत में अभी हम ढूंढने निकले तो मुश्किल से मिलते हैं। जब भी कहीं भारत में वेद की कोई प्रतिलिपि मिलती है और उसके बारे में छानबीन की जाती है तो पता चला वो मैक्स मूलर रचित है। और मैक्स मूलर एक ऐसा व्यक्ति था जो भारत के बारे में जानना तो चाहता था लेकिन आया कभी नहीं इस देश में। अपने घर में बैठे बैठे भारत के बारे में जो कुछ मिल गया उसको ज्ञान, वो उसने लिख दिया। वेदों को उसने पढ़ा पूरी रुचि से, संस्कृत सीखी उसके लिए, लेकिन बहुत सारी चीजें उसको समझ में नहीं आई वेदों में, तो उसको अपने तरीके से लिख मारा। और आज हमें वो दिखाई देती है तो हमको वो विरोधाभासी लगती है। वो विरोधाभासी होने का कारण ये है कि मूल ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ कर दी हमारे लोगों ने, शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ कर दी, ज्ञान के भंडार के साथ छेड़छाड़ कर दी। अगर हमारे मूल ग्रंथ वेदों को हम देखें और मैक्स मूलर रचित वेदों को देखें या हमारे मूल दूसरे शास्त्रों को देखें और दूसरों, अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, परम पूजनीय स्वामी जी मनु स्मृति की बात कर रहे थे। जो हमारी मूल मनु स्मृति है उसको हम पढ़ें और अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई मनु स्मृति को पढ़ें, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। मूल मनु स्मृति में जो बात कहीं नहीं है, अंग्रेजों द्वारा रचित मनु स्मृति में वही बातें हैं। याज्ञवल्क्य संहिता में न्याय सिद्धांत के बारे में जो बातें हैं मूल ग्रंथों में, अंग्रेजों ने एक याज्ञवल्क्य संहिता तैयार की, उसमें बिल्कुल उल्टा लिखवा दिया। तो हमारे शास्त्रों की कई तरीके से तोड़ मरोड़ हुई। एक तो जला गया,
जलाया गया, लूटा गया। और उसके बाद जो साहित्य विदेशियों के हाथ में पड़ गया, उसमें अपना दिमाग लगाकर खुराफातें बहुत की हैं उन्होंने, बहुत कुछ मिलावट कर दिया। और वो मिलावटी चीजों को आज कोट किया जाता है सारी दुनिया में। जैसे वेदों में से कहीं से वाक्य निकाल कर ये कोट कर देते हैं, उपनिषदों में से निकाल के कोट कर देते हैं कि भारतवासी मांस खाते थे, गाय का मांस खाते थे। ऐसे कोटेशन हमारे यहां दे दिए जाते हैं और वेदों का कोई सूत्र या कोई श्लोक या उपनिषदों का कोई सूत्र या श्लोक उसके नीचे लिख दिया जाता है। वो सब मिलावट है, बाहर के लोगों द्वारा जोड़ा गया छेपक है और उसकी व्याख्या भी गलत है। तो हमारे देश में जो ज्ञान भंडार हमारे पास बहुत बड़ा रहा संस्कृत के आधार पर, इसमें बहुत नुकसान हो गया। ज्ञान हमारे यहां दुनिया में सबसे ज्यादा रहा है, क्योंकि भारत जो नाम है ना, वो एक रूप में ज्ञान का ही हिस्सा है। भा माने होता है ज्ञान और रथ माने होता है लगा हुआ। ज्ञान में रथ, ज्ञान में लगा हुआ देश ही है भारत। तो हमसे ज्यादा ज्ञान शायद ही किसी के पास होगा, लेकिन वो ज्ञान में पिछले 1000-1500 वर्षों में बहुत कमी आई। या तो वो लूटा, या तो विदेशियों द्वारा जलाया गया, या तो उसमें उन्होंने अपने छेपक जोड़ दिए, मिलावट कर दी और वो हमारे सामने प्रस्तुत हो गया। ये आज हम सब भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती का काम है, बहुत बड़े शोध का काम है कि जो हमारे मूल शास्त्र रहे हैं, मूल हमारे ग्रंथ रहे हैं और जो मूल ज्ञान की बातें रही हैं, उनको पुनर्खोज करके देश के सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि ये जो मिलावट वाला हिस्सा है ये दूर हो सके और हमको शुद्ध ज्ञान मिल सके। तो दुनिया को सबसे ज्यादा ज्ञान दिया, सबसे ज्यादा साहित्य दिया, सबसे समृद्ध भाषा दी, सबसे पहली लिपि दी हमने और दुनिया के लोगों को इस दिशा में प्रेरित किया कि उस दिशा में बढ़े, ज्ञान की दिशा में बढ़े। और इसलिए भारत के बारे में हजारों साल से जो विदेशी आए वो लिखते रहे हैं कि दुनिया भर के दूर दूर देशों के, चीन से, कंबोडिया से, मलेशिया से, यूरोप और यूनान से लोग आते रहे, पढ़ते रहे। और एक दो की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या। एक चीनी यात्री आया जिसने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा, उसका नाम है वेन सांग। आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। वेन सांग एक चीनी यात्री है और वो अपनी पुस्तकों में लिखता है कि जिस समय मैं भारत में घूम रहा हूं, मैंने देखा कि 20,000 से ज्यादा विदेशी शोधकर्ता, जिनको रिसर्च साइंटिस्ट कह सकते हैं, भारत में मौजूद है, जो शोध करके अपने देशों में जाने की तैयारी में। वेन सांग एक चीनी यात्री ये कह रहा, 20,000 विदेशी शोध वैज्ञानिक उस समय भारत में मौजूद है जब वो आया है। और ऐसे भारत में सैकड़ों चीनी यात्री आए। मैं तो वेन सांग का सिर्फ आपको संकेत कर रहा हूं। सैकड़ों चीनी यात्री आए हैं जो अलग अलग समय पर कह रहे हैं। कोई कह रहा है मैंने 14,000 शोध वैज्ञानिकों को भारत में पढ़ते लिखते देखा, कोई कह रहा है 12,000, कोई 11,000। एक समय में 20,000 विदेशी शोध वैज्ञानिक इस देश में मौजूद हों, शिक्षा ले रहे हों, रिसर्च कर रहे हों, शोध कर रहे हों और फिर अपने देश में उस ज्ञान को ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये कोई साधारण बात नहीं होती है। ये तब हो सकता है जब हमारे यहां ऐसा कोई तंत्र रहा होगा। तो अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं कि हमने दुनिया को और क्या दे दिया। भाषा के अलावा, इस ज्ञान के, साहित्य के, समृद्ध साहित्य के अलावा हमने शिक्षा पद्धति दी है पूरी दुनिया को। अंग्रेजी में एक शब्द होता है जिसका नाम है मॉनिटर, MONITOR, मॉनिटर। मॉनिटर को आप जो भी कहना चाहें, ये अंग्रेजी शब्द है।